सब भाइयों को राम राम नमस्कार। तो आज अपने एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। मेवाड़ के एक राणा थे लाखा। अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। राणा की पत्नी लाखमदे और उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था चुंडा। चुंडा बहुत ही होनहार था और अपने पिता में बहुत ही आस्था रखता था, बहुत ही पितृभक्त था। लाखा ने एक बार क्या किया कि एक बंजारा था कोई, उसने मेवाड़ में एक झील बनवाई जिसका नाम है पिछोला झील। पिछोला झील काफी लंबी चौड़ी झील थी। तो राणा लाखा के पास एक दिन कोई नट आया और उसने कहा कि मेरी पत्नी जो नटनी है वो झील के ऊपर रस्से से झील पार कर सकती है। तो राणा लाखा ने कहा कि झील तो बहुत लंबी चौड़ी है और उस पर रस्से पर चल करके वो झील पार कर जाए, ये तो गजब की चीज है। अगर ऐसा कर दे तो मैं आधा मेवाड़ का राज्य दे दूं। अब राणा ने देखो कितनी गफलत में ये बात कह दी। चलो जी, कह दी। अब वो आयोजन किया गया, झील के ऊपर रस्सा लगा दिया गया और वो नटनी उस रस्से पे चलने लगी। नटनी चलते चलते 90% रास्ता पार कर गई थी। 90% रास्ता जब वो पार कर गई तो वहाँ के जो सलाहकार थे उन्होंने सोचा भी ये तो पार करने ही वाली है। अब 90% ये तो पार करने वाली है, इसका टारगेट अचीव होने वाला है, आधा साम्राज्य मेवाड़ का इसको देना पड़ेगा। उसी दौरान क्या है कि एक सिपाही बैठा था मेवाड़ का, उसके पास में ही उस नट का एक छोटा बालक बैठा था। तो उसने बालक के चांटा मारा या कोई चुटकी भरी, पता नहीं क्या किया, उसके वो बालक रोने लग गया। अचानक ही रोने लग गया तो वो नटनी को, वो उसकी माता थी, उसको वो आवाज़ सुनाई दी बेटे के रोने की। तो माँ ही होती है और माँ का ध्यान उस बेटे के रोने में चला गया। और रस्से पर जो चलना होता है वो तो एकाग्रता का काम होता है, कंसंट्रेशन। वो उसकी एकाग्रता कंसंट्रेशन उस बच्चे के रोने से थोड़ा भंग हो गया और भंग होते ही वो नटनी उस झील में गिर गई। अब राणा को भी थोड़ा दुख हुआ। राणा ने उस नटनी की याद में वहाँ एक नटनी की समाधि बना दी, परंतु वो मेवाड़ का आधा शासन जाते जाते बचा। और दूसरी एक वाकया ये हुआ कि लाखा ने बूंदी की एक हाड़ी रानी से शादी करवाई। बूंदी की हाड़ी रानी से शादी करवाई और शादी के 2-4 दिन बाद में महल में थे तो वो रानी से पूछने लगे कि रानी, ये जो चित्तौड़ का जो किला है, दुर्ग है, ये कैसा लगा? ये अच्छा लगा या बूंदी का? तो लड़कियों की तो वो एक विशेषता होती है कि ससुराल का चाहे महल कितना ही बड़ा हो, परंतु अपने घर का जो मायके का होता है ना घर, वो उससे बड़ा प्यारा लगता है, चाहे वो ईंट गारे का भी क्यों ना हो। तो उनके मुंह से निकल गया कि जी बूंदी। अरे राजा को गुस्सा आ गया कि चित्तौड़ या बूंदी। तो रानी थोड़ा समझ गई भी राजा को गुस्सा आ गया, तो वो थोड़ा संभल के बोली, कहे नहीं साहब, चित्तौड़ भी अच्छा है, बूंदी भी अच्छी है। फिर राजा को वो गुस्सा और बढ़ गया, बूंदी कैसे अच्छी है राजा चित्तौड़ के मुकाबले। तो ये बात सुनते ही राजा को गुस्सा ज़्यादा हो गया और राजा ने कहा कि मैं प्रण लेता हूँ कि जब तक बूंदी को नष्ट नहीं कर दूंगा ना, तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। और ये बात कहते ही राणा दरबार में चले गए और उन्होंने अपने सिपह सालारों और सेनापतियों से कहा कि भाई बूंदी पर चढ़ाई की व्यवस्था करो।
उन्होंने पूछा बात क्या होगी, कल परसों तो अपने शादी करके वहां से आए हैं, रानी आड़ी रानी को ब्याह करके लाए हैं, और आप इतना ये नाराजगी कैसे हो गई। तो उन्होंने अपनी वो बात बताई। तो उन्होंने समझाया कि रानी साहब माफ़ी मांग लेगी, अगर उनसे कोई गलती होगी भूल होगी तो वो माफ़ी मांग लेगी। तो रानी साहब को बुला भी लिया, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली। तो राजा ने कहा मैंने तो, राणा साहब ने कहा मैंने तो प्रण ले लिया, मैं तो बूंदी को नष्ट करके ही रहूँगा। तो वो सिपह सालारों ने थोड़ा सलाह मशवरा किया कि राजा साहब को, राणा साहब को मनाते हैं कैसे न कैसे, एक नकली बूंदी बना करके उस पर थोड़ा वो आक्रमण करके उसको नष्ट करके अपने राणा साहब को अन्न जल की तो व्यवस्था करें। नहीं तो बूंदी जितने पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, या महीने लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे, जो भी है इतने दिन भूखे थोड़े रहेंगे। तो चलो जी, वो उसके लिए राणा साहब को सहमत करवा लिया कि एक बार तो ये काम कर लेते हैं, आपका प्रण भी पूरा हो जाएगा और बूंदी भी बाद में अपने जीत लेंगे। तो ठीक है जी, एक मिट्टी के महल बना दिया गया और महल बना के राणा साहब चले गए वहाँ और सेना चली गई। राणा साहब ने तीर चलाया उस बूंदी के, नकली मिट्टी के बूंदी के महल में। उस महल में तीर चलाया तो सामने से तीर चलने लगे। एक तीर तो कोई सैनिक के लगा और एक दो तीर कोई राणा साहब के घोड़े के लगे। तो उन्होंने सेनाओं ने, सेनापतियों ने देखा ये माजरा क्या है, इस मिट्टी के महल में से तीर चल रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के देखा था वहां आड़ी रानी का एक भाई 13 साल का था, वो तीर और धनुष और तीर लिए हुए। तो उससे पूछा भी कि ये कि मैं हमारी बाईसा के साथ में आ गया था और मैं देख रहा था कि बाईसा के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, मैं यहीं रह रहा था। और ये महल जो बनाया है ये हमारा बूंदी का महल बनाया है, और बूंदी के महल चाहे मिट्टी का हो चाहे कैसा हो, मैं तो उसकी रक्षा करूंगा बूंदी नाम से जो है। तो उन्होंने कहा यार मिट्टी का है, कौन सा ये तुम्हारा असली महल है? नहीं, मैं इसकी रक्षा करूंगा, जो बूंदी का महल के नाम से है वो बूंदी का महल है, चाहे मिट्टी का हो चाहे गारे का हो। तो देखो उसके मन में कितना राष्ट्र प्रेम था। और उन राणा के सैनिकों ने फिर उस पर वार किए और वो वीरगति को प्राप्त हुआ, परंतु उसका राष्ट्र प्रेम उसके मन देखो कितना भरा हुआ था। दूसरी घटना तो ये आपको बता ही दिए। तीसरी एक और हुई थी। क्या हुआ कि मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम भी चुंडा ही था, और उनके एक राजकुमारी थी जिसका नाम था हंसा देवी। चुंडा के एक बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे रणमल, जो शासन के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने क्या किया कि अपनी एक छोटी रानी की बातों में आकर के रणमल को उत्तराधिकार से वंचित करके छोटी रानी के बेटे कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो रणमल उस बात से खपा हो गया। तो खपा होकर के वो मेवाड़ चला गया, मेवाड़ में रहने लगे। अब क्या हुआ जी, जो मारवाड़ की राजकुमारी थी हंसा देवी, उसकी शादी का प्रस्ताव है मेवाड़ वालों के यहाँ भिजवाया। मेवाड़ के राणा लाखा के बड़ा बेटा है चुंडा, जो राजा बनेगा, तो उससे रिश्ता कर लेते हैं और मारवाड़ और मेवाड़ का अच्छे संबंध हो जाएंगे, मधुर संबंध हो जाएंगे। इस हिसाब से सोच विचार करके 4 ब्राह्मणों को मेवाड़ भेज दिया गया। मेवाड़ जब वो ब्राह्मण दरबार में नारियल लेकर गए तो नारियल वो पेश किया, तो राणा लाखा ने कहा देखो मारवाड़ से हमारे लिए नारियल आया है, शादी का प्रस्ताव आया है। तो कुछ लोग दरबारी को हंसने लगे कि आपके लिए नहीं आया साहब, तो फिर किसके लिए आया है? तो वो ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो आपके बेटे चुंडा के लिए आया है।
तो दरबार में वहीं पर चुंडा भी बैठे थे, और वहीं वो हंसाबाई का भाई रणमल भी वहीं बैठा था। तो चुंडा से जब बात हुई तो चुंडा ने कहा, जी मैं, चुंडा बहुत पितृभक्त थे और उन्होंने ये सुन लिया था कि मेरे पिता ये शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने वो प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, मैं ये शादी नहीं करूंगा। तो ये प्रस्ताव है जो मेरे पिता के लिए है, पिता ही इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे। तो रणमल वहां कहने लगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बूढ़े राजा है, ये कल को चले जाएंगे और जो शासन है वो तेरे हाथ में आ जाएगा। हमारा जो कोई भांजा होगा तो वो उसको तो 1-2 गांव दे करके वो तो छोटा जागीरदार होगा, हम ये नहीं चाहते, हमारा भांजा तो राजा ही होना चाहिए। तो इसलिए हमें ये शादी है जो प्रस्ताव, शादी जो चुंडा से करेंगे। चुंडा मुकर गया, और चुंडा मुकर गया। चुंडा ये शादी अपने पिता से करवाना चाहते थे, पिता की इच्छा थी। तो चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि रणमल, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इस शासन के लिए, मेवाड़ के शासन के लिए कतई कोई क्लेम नहीं करूंगा, और जो आपकी बहन से पुत्र उत्पन्न होगा वो ही इस शासन का उत्तराधिकारी होगा। तो इस बात से रणमल को थोड़ी संतुष्टि हुई, और वो हंसाबाई की शादी 1407 के आसपास से वो शादी राणा से हो जाती है। 1409 में राणा और हंसाबाई से एक संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम रखा जाता है मोकड़। अब उधर मारवाड़ के जो शासक थे चुंडा, उनकी मृत्यु के बाद में कान्हा वहां का राजा बन गया, और कान्हा की भी थोड़े समय बाद में मृत्यु हो जाती है, वहां का शासन हो जाता है सत्ता के पास में, कान्हा के बेटे सत्ता के पास में। रणमल अपना गुजारा मेवाड़ में ही कर रहा था। तो ये 1421-22 में राणा की मृत्यु हो जाती है, राणा लाखा की। राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है, तब ये मोकड़ की उम्र लगभग 12-1 वर्ष थी। तो 12 वर्ष की उम्र में उनको गद्दी पे बिठा दिया। गद्दी पर बिठा दिया 12 वर्ष का बालक, उसका कोई ज्यादा नॉलेज तो होता नहीं, तो सोच समझ और सलाह के लिए चुंडा उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे, और चुंडा उसका पूरा ध्यान रखते थे और पूरी शासन व्यवस्था संभालते थे, और साम्राज्य विस्तार में भी लगे रहते थे। तो ये बात थोड़ी रणमल को अखरती थी। रणमल चाहता था कि ये चुंडा है ना, इसका कहीं न कहीं कोई सफाया किया जाए। इसके लिए उसने एक जाल रची। हंसाबाई को कहा कि हंसाबाई, ये जो चुंडा है ना, ये मोकड़ को हटा करके कभी ना कभी ये मेवाड़ का शासन त्यागेगा। हंसाबाई के मन में ये बात आ गई, ठीक है, हो तो सकता है, दरबार में कहने की बात अलग होती है, प्रतिज्ञा की बात अलग होती है, प्रतिज्ञा कभी भी भंग हो सकती है। तो हंसाबाई ने उसको चुंडा को बुलाया और चुंडा को बोला, भाई चुंडा, बात ये है कि या तो हमें कोई 2 गांव बता दे, रियासत बता दे, जो हम वहां चले जाएं, और या तू ये मेवाड़ छोड़कर कहीं चला जा। क्योंकि ये जो दखलंदाजी है ना,
अब मोकल थोड़ा सियाना होने लग गया, तू दखलंदाजी ज़्यादा करता है, तो ये दखलंदाजी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो चुंडा को ये बात थोड़ी सी चुभी। चुंडा ने कहा, अच्छा माता, मैं ही चला जाता हूं, परंतु जब तक तू याद नहीं करेगी ना तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। माता ही बुलाएगी तभी मैं आऊंगा, तब उससे पहले मैं मेवाड़ नहीं आऊंगा, और मेवाड़ की पूरा ध्यान रखूंगा, दूर बेटी। ये बात चुंडा ने अपनी माता हंसा देवी को कही। और चुंडा का एक छोटा भाई था राघव देव, बड़ा ही वो था, शूरवीर योद्धा था, वो केलवाड़ा था रहता था। तो केलवाड़ा से राघव देव को चुंडा जी ने बुलाया और चुंडा जी ने कहा कि राघदेव तू ध्यान रखना, ये रणमल वगैरह ये है ना, राठौड़ है ना, ये थोड़े से ठीक नहीं है, और ये सिसोदियों का थोड़ा प्रभाव जमाए रखना। वो सिसोदिया ही था, तो सिसोदियों का प्रभाव जमाए रखना, इन लोगों का थोड़ा ध्यान रखना। तो ठीक है साहब। चुंडा वो चला गया। पास में ही कोई मांडू रियासत थी, वहां का एक राजा था होशंग शाह, उसके दरबार में चला गया। तो होशंग शाह ने उसका बड़ा स्वागत किया और बड़ा मान सम्मान किया, जैसा उसका व्यक्तित्व था उसी के अनुसार उसका मान सम्मान किया, और उसको रावत की उपाधि दी चुंडा को। तो चुंडा मानू में ही रहने लग गया। अब जी मोकल थे ना, इनके दादा थे खेता, और खेता के दो दासी पुत्र थे। एक का नाम था मेरा और एक का नाम था चाचा। तो मेरा और चाचा का वहां मेवाड़ में थोड़ा सा, ये दासी पुत्र होते हैं, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो यही दोयम दर्जे का व्यवहार कभी मोकल द्वारा किया गया, कोई कटाक्ष कर दिया गया, तो वो थोड़ा सा उससे खुश रखते थे। एक दिन गुजरात की तरफ से कोई सुल्तान था, वो हमला करने के लिए आ रहा था, और उस हमले को रोकने के लिए मोकल अपनी सेना को लेकर के कोई दर्रा था, उसके ऊपर घात लगा कर, कैंप लगा करके बैठे थे कि यहां से गुजरेगी सेना तो अपने हमला करेंगे। साथ में वो चाचा और मेरा भी थे, कुंभा भी साथ में। राणा मोकल का एक बेटा हुआ, उसका नाम था कुंभा, वो कुंभा भी छोटा था, बालक था, वो भी साथ में था। वो गुजरात वाला तो पता नहीं कब आता और कब हमला होता, और उससे पहले क्या कैंप में चाचा और मेरा दोनों मिलकर के मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या कर दी। तो वो जो अन्य सैनिक थे उन्होंने देखा मोकल को तो, राणा मोकल को तो मार दिया, अब ये कुंभा को नहीं मार दे। वो कुंभा को उठा करके भागे। वो आके रानी हंसाबाई को बताया कि बात ये होगी, मोकल की तो हत्या कर दी चाचा मेरा ने। वो चाचा मेरा भाग गए और बात ये होगी। तो अब अच्छा, उससे पहले क्या हुआ था, मोकल जब जवान हो गया और शासन संभाल लिया, तो मोकल ने रणमल को विदाई दे दी कि मामा अब आप जाओ, मैं शासन अच्छे से संभाल सकता हूं। और राघव देव से थोड़ा बहुत वो सलाह मशुरा ले लिया करते थे मोकल। जाते जाते रणमल ने कहा कि मेरे को कुछ सेना दो और मैं मारवाड़ पे कब्जा करना चाहता हूं। वहां जो मेरा भतीजा बैठा है, कान्हा का बेटा सत्ता, मैं उसको निपटाना चाहता हूं। तो वहां मोकल ने थोड़ी सेना दे दी और रणमल गया मारवाड़, वहां सत्ता को उसने मार दिया और वहां का शासक बन गया। सत्ता का एक बेटा था अजमल, वो भी वहां से लड़ाई में था, परंतु वो बच बचा कर भाग निकला और वो भी वो शांगशाह के वहां चला गया, मांडू में, जहां ये चुंडा थे। अब रणमल को फिर
जब मोकल की हत्या हो गई तो रणमल को रानी हंसाबाई ने याद किया, भाई रणमल तू आ संभाल, अरे यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। तो रणमल वापस आ गया अपने कोई सिपह सालारों को लेकर के, तो वह थोड़ा संभालने लग गया। तो वहां वो दो प्रतिद्वंदी हो गए, एक तो राघव देव सिसोदिया के, तो वो पूरा कमांड रखते थे राघव देव। ये रणमल को थोड़ा बर्दाश्त नहीं था। रणमल सोचता था कि राघव देव को निपटा देना तो अपनी पूरी चौधर हो जाए यहाँ। तो रणमल ने राघव देव के लिए रणमल ने जाल रचा कि एक पोशाक भेजी उसके लिए, 3-4 सिपाहियों को देकर के, सरदारों को देकर के, रत्न जड़ित पोशाक खूब शानदार उनके, वो लेकर के वो गए राघव देव को, बोले कि ये सरदार रणमल ने ये भेजी आपके लिए, उपहार भेजा है, भेंट भेजी है, आप इसे स्वीकार करें। एक बार तो राघव देव के मन में थोड़ी सी शंका हुई, परंतु फिर वो अच्छे भले मानुष थे, वो शंका को छोड़ दिया कि ठीक है ये उपहार भेजा है तो कभी मैं भी कोई उपहार भेज दूंगा, अपने वो सरदार से कह देना, रणमल से कह देना। तो वो जो सैनिक आए थे वो ठिठक गए, वो बोले साहब ऐसे नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा है कि ये पोशाक पहना के देखनी है कि नाप में पूरी आई है कि नहीं आई है। अच्छा, राघव देव ने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो राघव देव ने अपनी तलवार और कटार वो नीचे रख दी, वो जो कोट था वो पहनने लगे। कोट के आगे से दोनों बाहें वो बंद थी, सिली हुई थी। जो ही वो हाथों में डाला तो वो आगे हाथ निकले नहीं, फंस गए, और उन्होंने वो जो सैनिक थे उन्होंने वार करके राघव देव को मार डाला। अब उन्होंने जाके बताया कि राघव देव को तो निपटा दिया। अब राघव देव वो रणमल बड़ा खुश हुआ, और ये बात चुंडा को पता चल गई। चुंडा ने कहा मामला गड़बड़ चल रहा है, रणमल हमारे राज्य को खाएगा, मेवाड़ पे वो आधिपत्य जमाएगा। अब वो भगवान एकलिंगनाथ जी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करता है कि मेरे बाप के साम्राज्य को बचा ले। तो वो एकलिंगनाथ जी की प्रार्थना होती है कि सरकार होती है कि क्या होता है कि वो रणमल है जो उसकी एक प्रेमिका थी बारमली, ये बारमली वो नहीं है बाघा बारमली वाली, है दूसरी बारमली है। तो बारमली के पास वो जाता है, शराब के नशे में होता है, और उसके मुंह से एक डायलॉग निकल जाता है कि मैंने राघव देव को तो निपटा दिया, और अब कुंभा को भी निपटा देंगे, और तू रानी बनेगी, अब के बरस तुझे मेवाड़ की रानी कर देंगे। तो वो बारमली बड़ी राष्ट्रभक्त थी। रणमल से प्यार तो वो दिलो जान से करती थी, पर तो ये बात उसको बर्दाश्त नहीं थी। वो थोड़ा मुस्कुराई और वो उसकी बात को सहमति दी, और हंसाबाई के पास चली गई। हंसाबाई को बताया कि हंसाबाई महारानी बात यह है कि राघव देव को तो रणमल ने निपटा दिया, अब कुंभा को भी ये जान से मारेगा और मेवाड़ का शासक रणमल ही बनेगा। तो हंसाबाई ने कहा तेरे को क्या पता? बारमली ने कहा मेरे को ही पता है, और किसी को तो पता ही नहीं है। तो बारमली ने जो तो उसको बताया तो हंसाबाई के मन में भी थोड़ा वो बैठ गई बात है। अब हंसाबाई क्या करे, चुंडा को तो उसने निकाल दिया, राघव देव को मार दिया, रणमल का मुकाबला करने वाला और कोई नहीं। तो हंसाबाई को थोड़ी गलती महसूस हुई और उसे अपना क्षमा याचना भरा पत्र संदेश भेजा चुंडा के पास में कि चुंडा मेरी गलती हुई है और मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब
तुम्हारे पिता के शासन का कोई वो अच्छा सा रखवाला नहीं है, इसलिए तू आ। और कुंभा ने तुरंत वहां से समाचार भेजा संदेशवाहक के साथ कि मैं आ रहा हूं और एक बार कुंभा को थोड़ा सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दो, बाकी इस रणमल को तो मैं देख लूंगा। तो अजमल भी वही था, सत्ता का बेटा। अजमल को साथ लिया चुंडा और अजमल और अन्य कई सिसोदिया के सरदारों को इकट्ठा करके मीटिंग बुलाई, भाई ये रणमल को तो निपटाना पड़ेगा। तो रणमल बड़ा धांसू आदमी था, तगड़ा योद्धा और 7 फुटा जवान, उससे मुकाबले के लिए कोई तैयार ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो लोगों को एक उपाय सूझा और सलाह दी कि बारमली कर सकती है ये काम। तो बारमली को बुलाया और मनाया गया, बारमली तुझे ये काम सौंप रहे हैं। बारमली ने कहा, मैं रणमल से दिलो जान से प्यार करती हूँ, पर राष्ट्र के नाम पे मैं फिदा हूँ और उसके लिए मैं रणमल से भी ब्रेकअप ले सकती हूँ। तो बारमली तैयार होगी, एक दिन रणमल आया तो रणमल को शराब के नशे में धुत था रणमल। तो आते ही बोला, बारमली खा। बारमली ने क्या क्या खाना, आज तो रज के पिएंगे, अब तो मेवाड़ अपना होने ही वाला है, खूब पिएंगे आज। बारमली ने बोतल खोल दी और रणमल को पिला दी। एक बोतल से मोटा तकड़ा डाकी आदमी, उसके क्या हो तो एक दो बोतल और उसके उंडेल दी। 2-3 बोतल पी करके तो वो तो रणमल तो बेहोश हो गया, चारपाई पे लेट गया। तो 7 फुटा चारपाई कोई 6 फुटी हो गई, फुट तो पैर ही नीचे लटक रहे थे। अब बारमली ने बाहर जो सीआईडी में खड़े थे उनको जाके कहा, भाई वो तो बेहोश हो गया है, आपको जो करना है वो कर लो। वो उसके पास में कौन जाए, पता नहीं कब उसको होश आ जाए, वो मार दे, वो तगड़ा आदमी। तो बारमली को बोले, बारमली तो इसको बांध दे, रस्सी से बांध दे चारपाई पे। तो बारमली ने बेचारी ने उसको चारपाई पे बांध दिया, खूब कस के बांध दिया। फिर वो लोग गए पास में, तो एक आदमी चाकू से वार करने लगा तो 2-4 वार में इतने होश आ गया रणमल को। रणमल के पास में एक लोटा पड़ा था, लोटा उसने ये मारा खींच करके, वो लोग ऐसे लगा वो दीवार के जा बिड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। वो तो तगड़ा आदमी, परंतु वो सिसोदिए कई थे और तलवारों और बालों से मार के रणमल को मार दिया। इधर तो रणमल को मारा और उधर जो रणमल के जो भाई भतीजे थे, कोई 24 भाई थे, कोई 26 भतीजे, वो सारे कोई डांस पार्टी कर रहे थे नीचे। तो वहां कोई डोली बजा रहे थे, गाना गाने वाले गा रहे थे। तो वहां जो डोली था ना, उसको पता लग गया कि रणमल को मार दिया। तो वो डोली था मारवाड़ का। तो उसने एक दोहा बोला कि चुंडा अजमल आया मंडू से धके आग, चुंडा अजमल आया मंडू से धके आग, जोधा रणमल मारिया और भाग सके तो भाग। ये सुनते ही जोधा की पार्टी सारे भाई वो समझ गए, हाथों में लिए जूते भागे वहां से सरपट दौड़े, पीछे सेना लगा दी चुंडा जी ने, और चुंडा जी भी साथ में थे। तो भागते वो हाथ ही नहीं आए, बहुत इधर उधर, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई इधर, और वो मंडोर नहीं गए। मारवाड़ की राजधानी थी मंडोर का किला था, मंडोर में से शासन प्रसारित होता। मंडोर नहीं है, वो एक गांव था काउनी, बीकानेर रियासत में, वहां भाग गया। और उधर मंडोर पे चुंडा जी ने
वो आक्रमण करके वो सत्ता हथिया ली। मनोर पे भी अब मारवाड़ पे भी शासन सिसोदियों का हो गया और मेवाड़ पे भी शासन सिसोदियों का हो गया। तो चुंडा जी ने अपने 3 बेटों को वहां का शासन संभाला दिया मारवाड़ का, और खुद वो चले गए मेवाड़। मेवाड़ का शासन संभालते थे। वहां भी क्या है, इधर उधर की रियासतों वाले ये गुजरात के वो ये मांडू के जो थे शासक, ये हमला करते रहते थे। उनसे निपटने के लिए वो चुना जी वहां, क्योंकि कुंभा भी छोटे थे वो वहां का शासन संभालने लगे। अब इधर बार बार आक्रमण कर रहा था मनोर हथियाने के लिए, तो 15 साल तक वो लगातार लगा ही रहा आक्रमण करने। एक दिन वो कोई आक्रमण किया और वो पिछड़ गया और काफी घायल हो गया, और घायल होकर के कोई घोड़े पर जा रहा था और घोड़े पर किसी ढाणी के पास में वो गिर गया, घोड़े से भूखा प्यासा गिर गया। तो वहां वो एक कोई किसान परिवार की महिला थी, उसने देख लिया, उसकी निगाह वो पड़ी, तो वो उसने उठा करके उसको छाया में किया, पेड़ की छाया में, और उसको पानी वानी पिलाया, तो उसका थोड़ा होश आया। होश आएगा तो उसने अपने घरांगने में बिठा लिया उसको, और बोली मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ, आप मेरे को भूखे लगते हो, प्यासे लगते हो कई दिनों से, तो भोजन करो और फिर आराम कर लेना, आप घायल भी काफी हो। वो नहीं जानती थी कि ये धोता है, उसने सोचा कोई सैनिक ही होगा। तो राजस्थान में खिचड़ी बनती है, खिचड़ी, तो वो खिचड़ी बना करके थाली में यूं फैला के ले आई। वो गर्म थी खिचड़ी, और थाली में फैला के बीच में घी वगैरह डाल लाई खूब सारा। तो जोधा को खूब जोर से भूख लगी थी, वो घी वाले ने बीच में ही हाथ मार करके वो मुंह में निवाला लेकर लिया, तो हाथ ही जल गया और मुंह में जलने लगा। तो वो महिला देख रही थी, उसने कहा भाई तू तो आता नहीं है, तेरे को तो खाना खाना, तू तो वो जोधा की तरह करता है, जोधा ही ये बस तेरी तरह ही करता है। कि वो कैसे, कि जोधा सीधा ही जाकर के बीच में मंडोर पे आक्रमण करता है। अगर बार बार से आक्रमण करे, छोटा छोटा बार बार से कब्जा करता करता और फिर जाके मंडोर पे कब्जा करे तो कब्जा हो जाए, ऐसा ही तू करता है। खाने के लिए खाना खिचड़ी खाते हैं, वो बार बार से पहले खाई जाती है, फिर अंदर जाया जाता है। वो जोधा समझ गया कि बात तो इसमें लागी बड़ी दमदार है। फिर उसने वो उसका फार्मूला अपनाया, और 1435 में उसने मंडोर पे आक्रमण करके हथिया लिया। जब 1435 में उधर से मैसेज आ गया था हंसाबाई का भी। हंसाबाई ने राणा कुंभा से कहा था कि वो मारवाड़ है ना, तो वो भी तो मेरे पीर वाले हैं, बहुत ही नुकसान हुआ है मेरी शादी के बाद में, मेवाड़ का भी बहुत नुकसान हुआ है और मारवाड़ का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो वो देने ही वाले थे, इतने में वो उसने हथिया लिया। फिर हंसाबाई ने कहा भी अब जब हो ही गया है तो मामला इसको निपटाएं, और पीर वालों का और ससुराल वालों का संधि करवा देते हैं। तो एक सोजत के पास में एक मीटिंग बुलाई गई सोजत पाली में, और मीटिंग बुला करके दोनों पक्षों की संधि करवा दी गई। तो वो उसको आंवड़ बावड़ की संधि कहते हैं, कि मेवाड़ की तरफ तो आंवड़ के पेड़ थे, जहां जहां तक आंवड़ वनस्पति थी ना, वहां वो तो मेवाड़ का राज्य हो गया, और जहां बावड़ के पेड़ थे या वनस्पति जिसका भी नाम था बावड़ वनस्पति, तो बावड़ वनस्पति वाला मारवाड़ हो गया। अब दोनों ने फिर मारवाड़ और ये एक हो गए, तो इन्होंने मिलकर के बाहरी ताकतों का खूब मुकाबला किया। परंतु जो राणा वो चुंडा थे, उनका एक विशेष भी योगदान रहा मेवाड़ के लिए। जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा, तो तब राणा लाखा ने ये घोषणा कर दी थी कि
चुंडा जो है, इनके बस चुंडा और चुंडा के वंशजों को सलम्बर दिया जाता है। और सलम्बर के शासक, जो भी शासक होगा, वो जिस मेवाड़ के शासक की नियुक्ति वो सलम्बर का शासक ही करेगा, और उसका राज तिलक भी वो ही करेगा। और वो चुंडा के जो वंशज थे वो चुंडावत कहलाए। इसके बारे में एक कहानी और बाद में लाएंगे महाराणा प्रताप की, जिसमें चुंडाओं का महत्व का और विस्तार से वर्णन होगा। तो चुंडावत थे तो सिसोदिया ही, पर ये चुंडावत हो गए चुंडा के परिवार के होने के कारण। ठीक है, तो भाइयों राम राम। चुंडा ने देखो पिता के लिए कितनी भीषम प्रतिज्ञा की और अपने प्रण का पालन किया। इस कलयुग में आज भी विषम बैठे हैं, जबकि सत्ता के लालच में ये तो कैसे कैसे लोग हैं, भाई को खा जाते हैं, जवाई को खा जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। जय हिंद, जय राम।